नमस्कार भैया बहनों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की हिंदी पुस्तक आरोह का चौथा अध्याय, जो बाल मुकुंद गुप्त जी का लिखा हुआ है, विदाई संभाषण। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं थोड़ा सा बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में कि बाल मुकुंद गुप्त जी का जीवन कैसा रहा और उन्होंने किस तरह की रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म 1865 में ग्राम गुड़ियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ। इन्होंने कुछ अखबारों का संपादन भी किया। अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। इनके जो ये रचनाएं हैं, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ज्यादातर व्यंग रचनाएं हैं ये। और इनकी मृत्यु सन 1907 में हो गई। अगर हम देखें तो 1865 से 1907 का जो कार्यकाल है वो 35 और 7 42 वर्ष की उम्र के आसपास का रहा। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई और बाद में इन्होंने हिंदी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफी ज्ञान अर्जित किया। यानी मिडिल क्लास तक के पढ़े हुए थे केवल, लेकिन इन्होंने अपने स्वाध्याय से बहुत ज्ञान अर्जन कर लिया। वे खड़ी बोली और हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में एक थे। खड़ी बोली को स्थापित करने वाले लेखकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त, इन लोगों का नाम आता है। वे खड़ी बोली, उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भारतेंदु युग से शुरुआत होती है हिंदी खड़ी बोली की और द्विवेदी युग तक जाते जाते ये परिमार्जित होनी शुरू हो जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में। तो द्विवेदी और भारतेंदु काल के बीच की कड़ी के रूप में इनको देखा जा सकता है कि उन्होंने भारतेंदु के काम को थोड़ा आगे बढ़ाया और द्विवेदी जी तक पहुंचाया। तो इस तरह से उनके बीच की कड़ी के रूप में बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। राष्ट्रीय नवजागरण ये जिस समय लेखन कार्य कर रहे थे, वो काल जो था वो देश की आजादी के आंदोलनों का काल था। तो उस समय ये पत्रकार की भूमिका भी निभा रहे थे, तो इसलिए कहा गया कि राष्ट्रीय नवजागरण। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। तो समाचार पत्रों में तो नियमित रूप से लिखते थे ये, साथ ही साथ अलग से साहित्य रचनाएं भी किया करते थे। और इसी कारण इनके लेखन में निर्भीकता का गुण विद्यमान था, क्योंकि पत्रकार के लिए निर्भीकता का गुण एक बहुत ही जरूरी होता है। तो वही गुण इनके लेखन में भी दिखाई देता है। इन्होंने पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है, साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई देता है। तो इनका जितना लेखन कार्य रहा उसमें व्यंग विनोद का पुट, यानी थोड़ा सा जिसे अंग्रेजी में कहें कमेंट्स करना, या हिंदी में समझा जाए तो व्यंग्यात्मक रूप से बातों को कही गई है। उन्होंने बंगला और संस्कृत की कुछ रचनाओं का अनुवाद भी किया। तो इन्होंने बंगला भाषा की और कुछ संस्कृत भाषा की तो रचनाएं थी, उनका अनुवाद भी किया। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे कि कोई शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए या वो शब्द किस स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके बहुत बड़े पारखी थे। तो इसी कारण अनिस्थिरता, शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से काफी लंबी बहस की कि ये शब्द गलत है या सही है, गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। इस शब्द को लेकर उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की, बहुत बड़ी बहस चली द्विवेदी जी और उनके बीच में, क्योंकि द्विवेदी जी काम कर रहे थे उस वक्त खड़ी बोली हिंदी को परिमार्जित शुद्ध रूप देने की। तो इसलिए इनकी इस बात पे काफी, और यही नहीं कई शब्द ऐसे रहे जिन पर उनके साथ चर्चा चलती रही। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो शिव शंभू के चिट्ठे कृति है वो व्यंग्यात्मक रचना है, उसी का एक अंश है विदाई संभाषण। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो भारत का वायसराय रहा 2 बार, 1899 से 1904 और फिर 1904 से 1905 और के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरेओं का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। तो बताते हैं कि जो लॉर्ड कर्जन थे, ये वायसराय, इनका जो शासनकाल रहा, कहने को तो उसमें भारत में उन्होंने बहुत विकास किए,
लेकिन उन सारे विकासों के पीछे जो एक मुख्य रूप कारण था वो ये था कि अधिक से अधिक अंग्रेजों को यहाँ की सत्ता में भागीदार बनाना, यहाँ के हर क्षेत्र में अधिक से अधिक अंग्रेजों को लाकर भर्ती कर देना, और यहाँ के जो संसाधन है हमारे, उन संसाधनों का अधिक से अधिक सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए करना, अंग्रेजों के लिए। तो ये दो बातें थी जो उन्होंने की, और इसी का कारण क्या हुआ कि वो सरकारी निरंकुशता के पक्ष में थे। वो मानते थे कि सारे देश के अंदर सरकार का वर्चस्व रहे, एक छत्र राज रहे, और इसी निरंकुशता के चलते उन्होंने प्रेस पर पाबंदी लगा दी। अब ऐसा करने के बाद कारण उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा, और अंत में इन्होंने जो एक काम किया कि काउंसिल जो थी इनकी, इन्होंने उसमें अधिक से अधिक अंग्रेजों को भर्ती करने के चक्कर में जो नियम पास किए, उसको लेकर इनका विवाद इतना जबरदस्त हुआ कि वह इंग्लैंड और भारत दोनों में ही इनको मुंह की खानी पड़ी। नतीजा इनको 1905 में वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। इनको वायसराय के पद से मतलब निकाल दिया, एक तरह से इनको जो उनका पद था उससे इनको मुक्त कर दिया गया। नियुक्त करवाने मुद्दे पर इन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा, और क्षुब्ध होकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले आए। तो इन्हें मजबूर होना पड़ा और इस्तीफा दे करके वापस इंग्लैंड चले आए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई। यानी भारतीयों की जो बेबसी और लाचारी थी उसे व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की जो बेबसी और लाचारी थी उससे जोड़ने की कोशिश की गई कि शासन के अतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। तो लेखक कहीं ना कहीं दर्शाना चाहता है कि जो अतताई निरंकुश शासन होता है वो भले ही जनता के लिए हो या फिर अधिकारियों के लिए, कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह होता ही है। यह उस समय लिखा गया है जब भारत गुलाम था। तो ये उस समय के गद्य का नमूना, यानी गद्य विधा के शुरुआती स्वरूप का नमूना है, और प्रेस पर पाबंदी भी चल रही थी उस समय। तो ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। साहसिक इसलिए क्योंकि उस समय के शासकों के प्रति व्यंग्यात्मक रूप से कुछ लिखना अपने आप में बहुत बड़ा जोखिम का काम है। तो ये इन्होंने किया। थोड़ा सा इस पाठ को हम शुरू करते हैं आज। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। तो लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते कहते हैं कि अंततः इस देश में आपके शासनकाल का अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। तो कहते हैं कि जैसे संसार में हर बातों का अंत होता ही होता है, तो ऐसे ही आपके शासनकाल का भी अंत हो गया। और भले ही आप ये सोचते हो कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा यहाँ का वायसराय रहूंगा, वो आप सोच सकते हैं, आपकी अपनी कल्पना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी चीज का अंत होता है, और इस तरह आपके शासन का भी आज अंत हो गया है। इससे एक बात समझ में आ गई, इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ की जो जनता है और आप की जो ताकत है, उसके बीच में भी कोई एक ऐसी ताकत है जिस पर ना तो आपका वश चल रहा है और ना जनता का। बिछड़ने समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। वो कहते हैं कि बिछड़ने का जो समय होता है, जब हम किसी से बिछड़ते हैं तो बहुत ही करुणादायक होता है, वो बहुत ही कष्टदायक होता है। आपको बिछड़ता देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। तो आज आप हमसे बिछड़कर जा रहे हैं तो बहुत दुख है हमारे मन में। क्यों है? आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। देखिए व्यंग को समझिएगा। कहते हैं कि आपके यहाँ आने से भारतवासी कतई खुश नहीं थे, और वे बार बार यही दुआएं कर रहे थे, वे यही चाहते थे कि आप फिर ना आए। पर आप आए, उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखी हुए। वे दिन रात यही मनाते कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद हो रहा है। बड़ा निर्मल, बड़ा पावन, पवित्र और बड़ा कोमल होता है बिछड़ने का जो समय होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है।
तो कहते हैं कि जब आप वापस यहाँ वायसराय बनकर आए 1904 से 1905 के लिए आए, तो आप उससे ज़्यादा के लिए थे, लेकिन आपकी करतूतों ने आपको 1 वर्ष बाद ही मुक्त कर दिया। तो वही कहते हैं कि जो बिछड़ने का समय है बड़ा ही पवित्र, बड़ा ही करुणापादक होता है। हम चाहते थे कि आप यहाँ से जल्द चले जाएं, हमारे मन की इच्छाएं थी, और जब आप चले गए, जब आपका वापस जाने का समय आ गया, तब हमारे मन में आपके प्रति जो कष्ट था, आपके बिछड़ने का जो कष्ट था, वो उजागर होने लगा। तो वो बताना चाहते हैं कि कोई भले ही हमारे परिवार का हो, चाहे कैसा भी सदस्य हो, कितना ही हमसे लड़ता झगड़ता हो, लेकिन फिर भी अगर वो जब हमसे दूर होता है तो एक बार को हमारे मन में कष्ट उत्पन्न अवश्य होता है। इस बात को कैसे समझाते हैं? कहते हैं कि माय लॉर्ड, इस देश देखने का माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। कहता माय लॉर्ड, आपके देश को देखने का सौभाग्य इस दिनहीन को नहीं है। इससे वह नहीं जानता कि आपके यहाँ बिछड़ने के समय लोगों के मन में किस तरह का भाव होता है। लेखक कहता है कि माय लॉर्ड, आपके यहाँ यानी इंग्लैंड में, वहां मुझे जाकर देखने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आपके वहां बिछड़ने पर किस प्रकार के भाव मन में आते हैं, है ना। और पर हमारे देश में पशु पक्षी भी बिछड़ते समय उदास हो जाते हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उसमें एक गाय अधिक बल वाली थी और दूसरी गाय कमजोर थी। तो बल वाली जो गाय थी, जिसमें ज्यादा ताकत थी, वह कमजोर गाय को सींग मार मार करके बार बार परेशान करती थी, उसको सींग मारती थी बार बार, लेकिन कमजोर गाय कोई उसका प्रतिवाद नहीं करती थी। एक दिन शिव शंभू ने उस गाय को जो सींग मारती थी एक पुरोहित को दान में दे दिया। अब जब वह गाय जा रही है पुरोहित के साथ, तो दुर्बल गाय उसके चले जाने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुई और इतना उदास रही कि उसने उस दिन खाना भी नहीं खाया, चारा को छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ऐसी दशा होती हो, वहां के मनुष्य की बिछड़ने पर कैसी दशा होती होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ उसको एक व्यंग्यात्मक में समझाने का प्रयास किया है कि तुम्हारे लिए शायद किसी के बिछड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन हमें फर्क बहुत पड़ता है। भले ही तुम कैसे भी थे तो हमारे यहाँ के शासक, तो आपके जाने से हमें दुख तो हो रहा है, क्योंकि पता नहीं आपके बाद जो शासक आएगा वो आपसे ज्यादा बुरा आएगा या आपसे ज्यादा अच्छा आएगा। खैर जैसा भी है, आप जैसे भी थे, यहाँ के शासक थे, तो आपके जाने पर हमें दुख हो रहा है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासन काल का नाटक घोर दुखांत है। आपके जैसे यहाँ कितने ही शासक आए, कितने ही गए, लेकिन आपके शासन का जो अंत हुआ है वो बहुत ही दुखांत हुआ है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। कि यहाँ दर्शक यानी हम लोग, जनता यहाँ की, और सूत्रधार आप थे जो आपने यहाँ पे खेल रचाया। आप भी नहीं जानते थे कि इसका नतीजा क्या होगा। इसका नतीजा आप सुखांत सोच के चल रहे थे कि अगर मैं गोरों का वर्चस्व यहाँ बढ़ा दूंगा तो सरकार मुझसे खुश हो जाएगी और मुझे यहाँ का वायसराय परमानेंट नियुक्त कर देगी। लेकिन आपकी यही गलती आपके ऊपर भारी पड़ गई और आप यहाँ के वायसराय के पद से मुक्त करवाने के लिए आपको प्रेशराइज किया गया और आपने त्यागपत्र यहाँ से दे दिया। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर का सुख था, तो आपने जो काम किए उसमें आपको सुख मिला और असीमित सुख मिला, लेकिन उसका अंत इतना दुखांत या आपको शायद सहन नहीं हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को वह अपनी लीला दिखाता है। किसी खिलाड़ी में अगर एक घमंड आ जाए कि इस टीम को मैं जिता रहा हूं, तो वो ये नहीं जानता कि उसकी पीठ पीछे, पर्दे के पीछे एक ऐसा षड्यंत्र भी चल रहा होता है जो उसको वहां से टीम में से रास्ता साफ कर देता है। किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही होती है, यह उसे खबर नहीं होती। तो इसलिए अगर कोई खिलाड़ी ये समझता है कि मैं इस टीम को चला रहा हूं, तो ये भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई और शक्ति है जो उसको भी टीम से बाहर कर सकती है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। इस
चैप्टर के इस पाठ के आज की इस वीडियो का जो आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, ये है कि आपको बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन परिचय को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और इतना ही होमवर्क करें, बाकी तो फिर हम जब अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तब आपको इसके प्रश्न उत्तर करने को देंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको पढ़िए, किताब को खोल करके साथ रखा कीजिए। वीडियो जब आप देखें तो उसे देखिए और पढ़िए और करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आगे के पाठ को। नमस्कार।